आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में ही आता है थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स कई नाम से भी जाना जाता है। कुछ एक बुक्स में आप देखोगे तो इसे कहा जाता है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। अब सवाल उठता है कि केमिकल थर्मोडायनामिक्स क्यों? क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी पढ़ना है और थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में पढ़ना है, ये सेपरेट करने के लिए उसके नाम में केमिकल थर्मोडायनामिक्स लगा दिया गया, कि ये थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री का हो गया। दोनों में फ़र्क क्या होगा? फिजिक्स में भी आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे फिजिक्स वाले सर या मैम। केमिस्ट्री में हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स। यहाँ हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रहा है। यानी केमिकल रिएक्शन और हीट एनर्जी के बीच के रिलेशन को थर्मोकेमिस्ट्री या केमिकल थर्मोडायनामिक्स या इनर्जेटिक्स या सिंपली थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। जबकि फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो एनर्जी और बॉडी के मोशन, उनके मूवमेंट, इनसे रिलेटेड आप डिस्कशन करोगे, वहाँ उसके बारे में बताया जाएगा। तो अभी हमने बताया कि थर्मोडायनामिक्स को हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में केमिकल थर्मोडायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, इनर्जेटिक्स के नाम से जानते हैं और थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो डिफिनेशन आ गया यहाँ पर। इंट्रोडक्शन वाले में पार्ट में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द रिलेशन बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड हीट एनर्जी। देखिए, यानी इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन और हीट एनर्जी के बीच के रिलेशन को देखते हैं। हीट एनर्जी, इसे ही हम लोग केमिकल थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री या सिंपली थर्मोडायनामिक्स का नोट करो आप भी। स्क्रीन पर दिख रहा है टॉपिक आपको, सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। इनका डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में, नीचे क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे। यूनिवर्स कहा जाता है इट इज़ द वास्ट सराउंडिंग स्पेस अराउंड द अर्थ विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। अर्थ के चारों तरफ का वो दूर दूर तक का पार्ट जो आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, देखने का तो हमारा लिमिटेशन है, जिसमें स्टार, सैटेलाइट, प्लैनेट सब आते हैं, उनको यूनिवर्स कहा जाता है। यूनिवर्स जितना बड़ा है, हमारी जानकारी उसके रिस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटी है, बहुत कम जानकारी है। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं, हम अपने अर्थ के सबसे नज़दीक के ग्रह प्लैनेट मार्स तक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट भेज पाए, मार्स पर अभी कोई गया नहीं है। हम अपने सैटेलाइट मून तक लोगों को भेजे हैं, लेकिन मार्स तक नहीं पहुँचे। अब आप सोचो कि हमारा साइंस जब डेवलप कर जाएगा तो में भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हम मार्स, जुपिटर, बाकी के जितने 9 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम का, वहाँ तक हमारा अप्रोच होगा, उसके बारे में हम जान पाएंगे। तो अगर ये इतनी पूरी जानकारी होगी तो सिर्फ एक सोलर सिस्टम कंप्लीट हुआ। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और इस मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं सन के जैसा, यानी उनके प्लैनेट्स होंगे, उनके सैटेलाइट्स होंगे। तो जानकारी सोच करके देखो कि हमारी जानकारी बस अपने ही सोलर सिस्टम के पड़ोसी तक भी नहीं है, और अगर वो पड़ोसी जितने 9 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में अगर पूरा स्टडी कर लिए तो हमारा एक सोलर सिस्टम कंप्लीट होगा। और हमारे ही सोलर सिस्टम के जैसा बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है, बिलियंस ऑफ पार्ट्स हैं हमारे अपने गैलेक्सी में, जो मिल्की वे गैलेक्सी है। और पूरे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा है यूनिवर्स और सराउंडिंग। जैसे अगर मेरे हाथ में यह स्टाइलस है, अब जैसे आपको बोले कि ये मेरे हाथ में स्टाइलस है, आप सब लोग का ध्यान इस स्टाइलस की तरफ में चलाया, ये स्टाइलस अंडर ऑब्जर्वेशन हो गया। ये भी स्टाइलस इस यूनिवर्स का ही पार्ट है, हम आप सब यूनिवर्स के ही पार्ट हैं। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, उसे सिस्टम कहा जाता है। और इसके अलावा बाकी के जो रेस्ट पार्ट हैं यूनिवर्स के, उसे सराउंडिंग कहा जाता है। फिर से मिला, सिस्टम क्या है? सिस्टम उस पार्ट को कहते हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। जैसे हम आपके सामने में खड़े होकर के आपको पढ़ा रहे हैं, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोग का ध्यान मेरी तरफ में है, आप बिल्कुल बारीकी से आप मेरी तरफ में देख रहे हो, सुन रहे हो कि बॉडी लैंग्वेज इनका किस तरीके से है, कैसे ये बोलते हैं, कहाँ पर लड़खड़ा रहे हैं, कहाँ पर इनका बात जो है रिपीट होता है। तो यानी कि एक टीचर जो है वो इतने सारे लोगों के, इतने सारे स्टूडेंट्स के अंडर ऑब्जर्वेशन में होता है।
तो यहाँ पर हम सिस्टम हो गए। अब मेरे अलावा बाकी के जितने सारे रेस्ट पार्ट हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? सराउंडिंग। आप लैब में काम करते हैं तो एक फ्लास्क को देख रहे हैं, उसमें क्या चेंजेज आ रहा है, तो फ्लास्क अंडर ऑब्जर्वेशन हो गया, तो उसे सिस्टम, और बाकी का जो रेस्ट पार्ट है उसे सराउंडिंग। तो क्लियर हुआ डिफिनेशन? सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स का फॉर्मेशन करता है। यूनिवर्स का एक छोटा सा वो पार्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, छोटा सा नहीं कह सकते, जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है उसे सिस्टम कहेंगे। हम लोग पूरे क्लासरूम में बैठे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं? मान लीजिए दरवाजे के पास में कोई खड़ा होकर के ऑब्जर्व करने लगे कि ये लोग क्या डिस्कशन कर रहा है, तो हमारा ये क्लासरूम जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन आ गया, तो ये सिस्टम हो गया, और इसके अलावा बाकी के जो रेस्ट पार्ट हो गए उसे सराउंडिंग कहा जाएगा। ठीक, लिखवा देते हैं अब इसको। यहां से ये कंक्लूजन आया, सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेगा? यूनिवर्स का। इसको भी नोट कर लीजिए आप भी, तुम लोग फिर लिखवा देंगे। अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ सिस्टम। यहाँ ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच के एक्सचेंज के अनुसार से, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में दो ही पार्ट है, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। इस पूरे क्लासरूम में दो ही तरह के लोग हैं, एक टीचर और दूसरे स्टूडेंट्स। तो अगर टीचर बोल रहे हैं तो स्टूडेंट सुन रहे हैं, और अगर स्टूडेंट कुछ बताना चाह रहा है तो टीचर सुनेंगे, यानी हमारे और आपके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। तो पूरे यूनिवर्स में एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और इसके अनुसार से सिस्टम को तीन पार्ट में बांटा गया है, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे अगर मान लिया एक कप में चाय रखा हुआ है यहां पर, तो जैसे ही बोले कप ऑफ टी, तो ये कप ऑफ टी अंडर ऑब्जर्वेशन आ गया, यानी ये सिस्टम के रूप में काम कर रहा है। ये इसके अलावा बाकी का जो रेस्ट पार्ट है उसे हम लोग सराउंडिंग कहेंगे। तो आप देखोगे कि इनके बीच में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, यानी जितना टेम्परेचर पहले था अब उसके रिस्पेक्ट में चेंज कर जाएगा, और मैटर भी चेंज करेगा। तो एनर्जी और मैटर अगर दोनों चेंज कर रहे हैं तो वो एग्जाम्पल किसका हो गया? ओपन सिस्टम का। अब आप इमेजिन करो कि इसी कप ऑफ टी के ऊपर में एक लीड डाल दिया गया, ढक्कन डाल दिया गया, तो अब बताओ तो मटेरियल का एक्सचेंज होगा क्या? ये खुला है तो बाहर के भी मटेरियल अंदर आ सकते हैं, डस्ट पार्टिकल भी आ सकता है, छोटे छोटे कुछ जीव जंतु मक्खी मच्छर वगैरह भी जो गिर सकते हैं, जो कि नजर आ जाता है कभी कभी। यहाँ अंदर का वेपर भी जो है बाहर निकल रहा है, लेकिन जैसे इसको लीड से ढक दिए तब यहाँ से मैटर का एक्सचेंज रुक गया। लेकिन बताओ तो टेम्परेचर वही मेंटेन रहेगा? नहीं रहेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा। हाँ, रेट थोड़ा सा कम हो गया, खुले में रखा था तो तेजी से ठंडा होगा, और अब ढकने के बाद में थोड़ा स्लो होगा, बट ठंडा होगा ये। तो यहाँ पर एनर्जी का सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है, तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। अब आप इमेजिन करो कि इसे थर्मस फ्लास्क के अंदर में डाल दिया गया, यहाँ थर्मस फ्लास्क के अंदर में। तो थर्मस फ्लास्क ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो टेम्परेचर मेंटेन्ड है, इसका मतलब ये कि इनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में। तो वैसे सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये हो गया आइसोलेटेड। अब तीनों को मिला दो, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर between system and surrounding there are three types of system: open, closed and isolated. ओपन में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है, क्लोज्ड में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और आइसोलेटेड में ना तो एनर्जी का और ना ही मैटर का, जैसे थर्मस फ्लास्क के अंदर में डाला गया है। तो इसको डिफाइन करवा, डिफिनेशन इसका लिखवा देते हैं, और इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देंगे आपको जो आइडेंटिफाई करना होगा। तो लिखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम। चलो बताओ अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा था? ए पैकेट ऑफ चिप्स। तो चिप्स का पैकेट बताओ किसका एग्जाम्पल होगा? क्लोज्ड। आइसोलेटेड कैसे होता है? देखते हो कि दुकान के बाहर में धूप में अगर रखा हुआ है तो पूरा गर्म हो जाएगा, और ठंडे में रखा हुआ है तो पूरा ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी का तो एक्सचेंज हो रहा है,
हाँ वो फुला हुआ है तो अंदर का मटेरियल बाहर या बाहर का मटेरियल अंदर नहीं जा रहा है, तो इसलिए फर्स्ट किसका एग्जाम्पल हो गया? क्लोज्ड का। सेकंड क्या था? किसके बारे में? स्पेसशिप। स्पेसशिप टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, तभी वहां पे रहने वाले लोग जो सरवाइव कर पाएंगे। तो यानी ये एग्जाम्पल हो गया किसका? आइसोलेटेड का। थर्ड क्या था? ए ग्लास ऑफ मिल्क क्या होगा? ओपन सिस्टम। ग्लास ऑफ मिल्क ओपन सिस्टम। फोर्थ, थर्मस फ्लास्क, कॉफी इनसाइड द थर्मस फ्लास्क, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? आइसोलेटेड। और पाउच ऑफ डेयरी मिल्क क्लोज्ड। मिल्क का जो पैकेट होता है फ्रीजर में डाला होता है तो वो ठंडा होगा, फिर अगर आप छोड़ दिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट मटेरियल बाहर नहीं आएगा, ना तो बाहर से अंदर जाएगा, तो वो क्लोज्ड का एग्जाम्पल हुआ। तो अभी ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड का डिफिनेशन लिखवाए थे, उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिया था। तो एग्जाम्पल तब आप इसके अनुसार से यहाँ पर जो डिस्कस किए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, आप अपनी तरफ से उसमें ऐड कर सकते हो कि कौन ओपन में आएगा, कौन क्लोज में आएगा और कौन आइसोलेटेड में आएगा। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। लिखना इंटरनल एनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल। ये कहा जाता है कि किसी भी सिस्टम के पास में जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं उन सब के सम को इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए सिस्टम, ऑल द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और इस इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे हाथ में स्टाइलस है, अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा एनर्जी हो सकता है? जो जमीन से एक हाइट पर है पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। अब इसमें मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, मॉलिक्यूलर एनर्जी होगा। मॉलिक्यूल के अंदर में एटम है, एटॉमिक एनर्जी होगा। एटम के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनर्जी होगा। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगा। अब इन सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर आप ऐड कर देंगे, then the sum of these all form of energy, the sum of all the form of energy associated with a system is called internal energy. अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी का कैलकुलेशन, जैसे इसी स्टाइलस का, यहाँ के मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा, यहाँ के मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा, क्योंकि दोनों का हाइट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो सब का बारीकी से एक एक करके निकालना, पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रोटेट भी कर रहा है, रोटेशनल एनर्जी अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है, तो इन सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऐड करना, कैलकुलेट करना, इट इज इम्पॉसिबल। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आप ये नहीं बता सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, पता नहीं होता है, बट वी कैन डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। It is impossible to determine the internal energy of a system, but we can determine the change in internal energy. जैसे किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, लेकिन आप इमेजिन करो कि उसके पॉकेट में आप 10 रुपया डाल दिए, तो आप कह सकते हो कि पहले आपका वैल्यू जो भी रहा हो, अब उसमें 10 रुपया क्या हो गया? बढ़ गया। और अगर किसी के पैकेट से आप 10 रुपया निकाल लिए, तब आप कह सकते हो कि पहले जो भी आपका वैल्यू रहा हो, अब 10 रुपया क्या हो गया? घट गया। तो उसी तरीके से इंटरनल एनर्जी का चेंज हम लोग निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। अब जैसे अगर मान लिया, सब लिखवाएंगे, पहले समझ लो, किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी वैल्यू U1 था, जब इसके ऊपर में हीट एनर्जी सप्लाई किया गया Q जूल, इसके ऊपर में वर्क किया गया W, वर्क डन, ये भी एनर्जी का ही फॉर्म है। तब इसका इंटरनल एनर्जी वैल्यू अगर U2 हो गया, तो आप कह सकते हो यहां से कि U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। ये हो गया, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? U2 माइनस U1। देखो तो U2 की जगह पर ये पूरा पार्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ आ गया U1 प्लस Q प्लस W माइनस U1। देखो तो U1 U1 कैंसिल हो गया, यानी डेल्टा U किसके बराबर आ गया? Q प्लस W। तो हम लोग ये तो नहीं निकाल सकते, U1 नहीं निकाल सकते, U2 नहीं निकाल सकते, पर डेल्टा U निकाल सकते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं।
वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा हो या सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा हो, तो इनके चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लिखिए, इतनी बात को लिखवा देते। अभी हम लोग फार्मूला ये देखे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ साइन कन्वेंशन में हम लोग को क्यू और डब्ल्यू के साइन के बारे में बात करना है कि कब ये वैल्यू पॉजिटिव होगा और कब ये वैल्यू निगेटिव होगा। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट। वो सारे प्रोसेस जिससे सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा वो पॉजिटिव होगा, और वो सारे प्रोसेस जिससे सिस्टम का एनर्जी घटेगा निगेटिव होगा। अब आप बताओ तो, अगर हम कहते हैं एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पूरे यूनिवर्स में तो दो ही पार्ट है, एक सिस्टम है, दूसरा कौन है, सराउंडिंग। तो या तो आप बोलो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब किया, या तो फिर आप बोलो सराउंडिंग एनर्जी रिलीज किया। तो सराउंडिंग रिलीज करेगा तो किसको करेगा, सिस्टम को। सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ से, सराउंडिंग से। तब इस कंडीशन में Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी अगर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, जैसे हम यहाँ आपके ऊपर में वर्क कर रहे हैं, तो आपके ऊपर में वर्क कर रहे हैं तो आपका एनर्जी बढ़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। और हम आपके ऊपर में वर्क कर रहे हैं तो हम टायर्ड हो रहे हैं, हम थक रहे हैं, बोल रहे हैं लगातार, तो हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और इसी के एवज में हम आपसे फी चार्ज करते हैं, यानी कि एक्सचेंज हो रहा है हमारे और आपके बीच में। हम यहाँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, और आप हमें उसके एवज में जो है वो आप फाइनेंशियल सपोर्ट हमें करते हैं, और ये अन्योन्याश्रय संबंध जो हमारे और आपके बीच में बना हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। तो वैसे ही पूरे यूनिवर्स में दो ही पार्ट हैं, एक सिस्टम है और दूसरा सराउंडिंग। तो पॉजिटिव वो होगा जब सिस्टम का वैल्यू बढ़ेगा, और निगेटिव तब होगा जब सिस्टम का घटेगा, यानी किसका बढ़ेगा, सराउंडिंग का। अब फिर से आप बताना, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, क्यू का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, निगेटिव। डब्ल्यू वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, निगेटिव। तो वही साइन कन्वेंशन में है कि एक जगह पर पॉजिटिव होगा और दूसरी जगह पर निगेटिव होगा। अब इसी ये था, तो यहां हम लोग को लिखना चाहिए कि प्लस क्यू कब लिखेंगे, जब हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। और माइनस क्यू कब होगा, जब हीट इज रिलीज्ड, रिलीज्ड बाय द सिस्टम या एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग। डब्ल्यू का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम के ऊपर में वर्क हो रहा है तब डब्ल्यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और माइनस डब्ल्यू कब होगा, ये जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाए। बोले यहां तक में कोई दिक्कत? तो पहले साइन कन्वेंशन नोट कर लीजिए, फिर वो न्यूमेरिकल नोट कर। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इस पर आ जाओ, उसके बाद फिर उसको नोट करना। यहां करा है, ऑन सप्लाइंग 10 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी ए सिस्टम डज वर्क इक्विवेलेंट टू 500 जूल, डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऑन सप्लाइंग 10 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी, यानी सिस्टम को जब 10 किलो जूल हीट एनर्जी देते हैं तो वो सिस्टम 500 जूल के बराबर वर्क करता है। तो बताओ तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q का वैल्यू पहले बताओ प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस। सिस्टम को दे रहे हैं कितना है, ये 10 किलो जूल। सिस्टम वर्क कर रहा है तो W का वैल्यू माइनस, ये कितना हो जाएगा, 500 जूल। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, डेल्टा U। क्लियर है यहां तक? डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, Q प्लस W। लेकिन अब यहां रुकना पड़ेगा क्योंकि Q किलो जूल में है और ये क्या है, जूल में। तो या तो जूल को आप किलो जूल में कन्वर्ट कर दो या फिर किलो जूल को जूल में, क्योंकि यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। तो अगर इसको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 जूल। अब यहाँ Q की जगह पर आ गया 10,000
और W की जगह पर -500 यानी 9500 जूल, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9.5 किलो जूल। समझ में आया? इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, यहां कह रहा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज 3.5 किलो जूल इफ द सिस्टम एब्जॉर्ब 5 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड इट्स डायरेक्शन। अब क्वेश्चन आप पढ़ें, आप हमें हेल्प कीजिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बताओ तो यहाँ किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू कितना दिया हुआ है 3.5 किलो जूल, और क्या दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है +5 या -5 +5 किलो जूल। अब आप किसका वैल्यू निकालना है वर्क डन W का, कौन सा फार्मूला डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q का डेल्टा U का वैल्यू 3.5, Q का वैल्यू 5 प्लस W को इधर ले आएंगे तो ये उधर माइनस में चला जाएगा। अब बताओ W वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 -5 यानी वैल्यू कितना हो गया -1.5 किलो जूल। ठीक है, अब बताओ माइनस है तो इसका डायरेक्शन पता चल गया। ये डायरेक्शन कहने का मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है या सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम। तो यहां लिखना पड़ेगा द नेगेटिव साइन ऑफ W इंडिकेट्स दैट द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है किसके ऊपर में सराउंडिंग के ऊपर में, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।